नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीआई फैमिली मेंबर्स शेयर जाग चुका है। जी हां दोस्तों, अगर ब्रेकआउट देता है एसटीएफएल का टॉपिक फॉर लॉन्ग टर्म और मैं इसको लेके बहुत बुलिश हूं, इसके पीछे बहुत कारण है। दोस्तों, मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूं, उसके बाद वीडियो को शुरू करूंगा। सबसे पहले अगर आप आईआरसीटीसी को देखें, ऑफकोर्स मैं इसमें आईआरसीटीसी की बात नहीं कर रहा हूँ, तो जितने भी सरकारी कंपनी हैं उसमें आईआरसीटीसी इतना सुपरहिट क्यों हुआ? उसमें इसलिए हुआ क्योंकि आईआरसीटीसी को चलाने के लिए कोई ह्यूज एक्सपेंस की आवश्यकता नहीं होती है, कोई ह्यूज लेबर कॉस्ट नहीं लगता है, कोई ह्यूज रॉ मटेरियल नहीं लगता है। बहुत ही लो कॉस्ट बिजनेस मॉडल है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आईआरसीटीसी का जो शेयर प्राइस है वो मतलब जो कंपनी है वो डेट फ्री है। तो इसका मतलब क्या होता है, जिस बिजनेस चलाने में बहुत ही लो कॉस्ट बिजनेस मॉडल की आवश्यकता होती है उनमें डेट नहीं होता है, और अगर उनके फ्यूचर में पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है तो जी हाँ दोस्तों, उधर पे ही हमें प्राइस राइज होने की संभावना होती है। मार्केट में सब जगह पे अगर आप देखें तो उसी पे ही दाव खेला जाता है जिसमें पेनिट्रेशन रहे, कि ग्रोथ हो पाए। और ग्रोथ इज लाइफ, इसीलिए गाइस अपने रिलायंस को भी देखा होगा कि उनके लोगों में भी ग्रोथ इज लाइफ लिखा हुआ है। तो एनीवेज अगर आप देखें ना, इसमें मैं रिलायंस के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ ना आईआरसीटीसी के बारे में। एक ऐसा सेक्टर, एक ऐसी कंपनी जो अपने आप में डेट फ्री है, और आपको दोस्तों उसमें ज़रूर फोकस करना है, क्योंकि आने वाले कल में 150 करोड़ की आबादी वाले चलने वाला जो देश है भारत, उसमें इसका बिजनेस का ज़रूर डिमांड होगा और ऑफ कोर्स होगा। और इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है, वो भी मैं छुपाऊंगा नहीं, एकदम पारदर्शिता की तरह ट्रांसपेरेंट होकर एकदम बता दूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस हाल ही में इसकी लिस्टिंग हमें देखने को मिली, 2018-19 के आसपास इनकी लिस्टिंग हुई थी। लिस्टिंग के पहले बहुत झंडे गाड़ रहा था, ये स्टॉक का प्राइस 3800 के आसपास था। लेकिन दोस्तों उसके बाद कोविड क्रैश आया, अब पूरा स्टॉक का प्राइस रिकवर नहीं कर पाया, ऑल्दो अपने बॉटम से काफ़ी भाग चुका है। अपने बॉटम की बात की जाए 2000 के आसपास था, उसके बाद इस स्टॉक में तकरीबन 50% रैली आ गई है अपने बॉटम से। लेकिन अभी भी गाइस जो ऑल टाइम हाई है 3800 के आसपास, उसको ब्रीच नहीं कर पाया है। तो मौका भी है, और साथ ही साथ दोस्तों लॉन्ग टर्म का तो सुपर मौका है, लेकिन जो रिस्क है उसको बताना ज़रूरी समझता हूँ। सबसे पहले मैं बता दूं कि मार्केट में मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूं, एचडीएफसी एएमसी के बारे में। अब दोस्तों इधर पे भागने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने बताया है कि आपको मैं इनके प्रोस्पेक्ट बताऊंगा और आपको समझने में आसानी होगी, क्योंकि इनके ऊपर एक थ्रेड भी है जो मैं दोस्तों आपको ट्रांसपेरेंट होकर बताना चाहूँगा। सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट, जी हाँ दोस्तों, पॉजिटिव पॉइंट की बात की जाए इनके बिजनेस के, दोस्तों बिजनेस की बात की जाए, म्यूचुअल फंड जो इंडस्ट्री है पूरे ऑल ओवर इंडिया की, अगर आप देखें 2009-10 से कितना बढ़ चुका है, 6139 रुपीज़ इन बिलियंस था। उसके बाद अगर आप देखें जो डेटा लेटेस्ट अपडेट है 18-19 के आसपास है, 21 का डेटा अपडेट नहीं हुआ है, मुझे मिला नहीं, अगर हुआ होगा तो प्लीज़ मुझे लिंक ज़रूर फॉरवर्ड करिएगा। नहीं, अगर आप देखें तो कंटिन्यूसली बेसिस पे इनके जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है, जितनी भी कंपनी जो एसेट मैनेज करते हैं, जैसे बताया कि अगर आप मान के चलिए कि आप किसी पेड सर्विस किसी से लेते हैं, है ना, तो वो क्या करते हैं, आपके पैसे को मैनेज करते हैं। लॉस होगा तो आपका होगा, प्रॉफिट होगा तो भी आपका होगा, बट उनके अगेंस्ट में उनका एक चार्ज होता है, उनका एक रेट होता है, उनको अपने रेट से मतलब है। हाँ ऑफकोर्स प्रॉफिट मतलब क्लाइंट का प्रॉफिट करवाएंगे तो ही उनका बेनिफिट होगा, बहुत सारे क्लाइंट्स आएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो एयूएम है मार्केट में, जो फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ रही है, उसकी वजह से जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है गाइस, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और जैसे बताया कि बहुत तेज़ी से बढ़ता है तो मार्केट में उधर पे स्कोप होता है। एक तालाब में अगर बहुत मछलियाँ हैं तो उधर पे बहुत ज़्यादा भीड़ होने की संभावना है, लेकिन एक तालाब में कम मछलियाँ हैं तो लोग उधर पे ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होंगे। तो सेम कहानी है दोस्तों, इन फ्यूचर शॉर्ट टर्म में कोविड के पैंडमिक के बाद बहुत लोगों का जॉब गया, बहुत लोग एसआईपी कंटिन्यू नहीं कर पाए, पैसा रिडीम कर लिए, लेकिन याद रखिएगा ये लॉन्ग टर्म तक होने वाली नहीं है। जब भारतीय इकोनॉमी बाउंस बैक करेगी यही सब कंपनी आगे चलेंगे, क्योंकि मार्केट में आपके पास भी कोई ना कोई म्यूचुअल फंड का स्कीम होगा। अगर आप नहीं लिए हैं तो इसके पीछे कारण क्या है? इस कारण बहुत ही सिंपल है। अगर आप देखें तो मैक्सिमम जो लोग हैं अभी खुद निवेश करना पसंद करते हैं, लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, मैं आपको इधर पे एक प्लस माइनस पॉइंट बता दूं। देखिए निफ्टी बुल फेज में है, इधर पे अगर आप अपने पोर्टफोलियो बनाते हैं तो निफ्टी जब 18,000 19,000 20,000 जाएगा तो ही आपको जनरली प्रॉफिट होगा। लेकिन जिन्होंने क्रैश में पोर्टफोलियो बनाया है, फिर जिनका पोर्टफोलियो बहुत पुराना है, उनको फ़ायदा होता है। तो बहुतों के पास पेशेंस नहीं होती है, तो उनको वही चाहिए कि जो सिक्योर रिटर्न बना के दें। अगर आप देखें तो ये पुराना डेटा है, अभी 140 करोड़ के आसपास हमारी आबादी है, लेकिन उसमें अगर आप देखें म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्टर हैं उनके बस 2 करोड़ ही हमें पेनिट्रेशन देखने को मिलता है, 2-2.5 करोड़ के आसपास। मतलब अगर आप देखें आधार कार्ड 123 करोड़ के आसपास है, एडल्ट पॉपुलेशन 80 करोड़ के आसपास है, बैंक अकाउंट 75 करोड़ है, पैन कार्ड 42 करोड़ है, इंश्योरेंस पॉलिसी 35 करोड़ है, रजिस्टर्ड जो टैक्स पेयर है 8.5 करोड़ है। लेकिन दोस्तों
जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है वो अभी भी बहुत ज़्यादा कम है। अगर आप इसको देखें, मैं आपको दोस्तों बिज़नेस समझाना चाहता हूँ, बिकॉज़ प्राइस मुझे ज़्यादा मैटर नहीं करता और मेरे लिए करता भी नहीं है दोस्तों, सीरियसली बता रहा हूँ, क्योंकि बिज़नेस मुझे पता है कि 2 साल झुलाएगा, लेकिन उसके बाद जब बूम आएगा तो लोग पकड़ भी नहीं पाएँगे। निफ्टी का बेस्ट एग्जांपल, तो मार्केट में इसको लेके पेनिट्रेशन है, लेकिन मैं बताया कि जो सीडीएसएल जो शेयर है, वो सभी मार्केट परफॉर्म क्यों कर रहे हैं, तो जो मैक्सिमम जो यूथ है, जो रॉबिनहुड्स हैं, जो मार्केट में नए-नए आए हैं और सीधा उनके पैसे बन रहे हैं, बिकॉज़ निफ्टी बुल फेज़ में है। लेकिन दोस्तों जब निफ्टी बियर फेज़ में आएगा तो लोग पैसे निकालने की कोशिश करेंगे, पोर्टफोलियो बेचने की कोशिश करेंगे, तो उधर पे लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का कोई भी विकल्प नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज जिनको लगता है कि खुद से निवेश करके म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को हरा दिया जा सकता है, भाई एकदम गलत लगता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप देखें तो हम लोग से बहुत ज़्यादा लिटरेट है ना। ऑस्ट्रेलियन जो पीपल होते हैं, यूएस वाले, फ्रांस वाले, स्विट्ज़रलैंड वाले, कनाडा वाले, यूके वाले, आप देखिए उनके जो म्यूचुअल फंड एयूएम है, उनके जीडीपी के परसेंट के अकॉर्डिंग देखिएगा 155, 114, और इंडिया के नाम की बात की जाए तो मात्र दोस्तों 11.8%। अगर आप जीडीपी के से कंपेयर करें तो मेरे हिसाब से दोस्तों मार्केट में पेनिट्रेशन बहुत ही हाई होने वाला है। जितने विकसित देश हैं, ध्यान रखिएगा, वो लोग भी खुद से निवेश कर सकते हैं, लेकिन वो लोग भी क्वालिफाइड फंड मैनेजर को चूज़ करते हैं। और दोस्तों जिनका प्रॉफिट मतलब पोर्टफोलियो 500 करोड़, 1000 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़, 2 करोड़ का होता है, वो पूरा खुद से रिस्क नहीं लेते हैं, वो अपने फंड मैनेजर को अपॉइंट करते हैं, क्योंकि वो बेटर गाइड कर पाते हैं। बिकॉज बहुतों के पास लिटरेसी नहीं होती, टाइम नहीं होता है, तो फंड मैनेजर दोस्तों कभी भी उनकी नौकरी नहीं जाएगी, इस बात का ध्यान रखिए। क्योंकि आने वाले कल में आपने देखा कि जितने बड़े कंट्री है उनका जो एयूएम साइज है बढ़ते रह रहे हैं, और आने वाले कल में जो खतरा है, बहुत लोग बोल रहे हैं कि खुद से निवेश कर रहे हैं बहुत लोग जो डिस्काउंट ब्रोकर के साथ, वैसा कंपनी खत्म हो जाएगी, ऐसा होने वाला नहीं है। यही दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ। कंपनी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कंपनी का ऐसे अगर 1 साल हाई की बात की जाए 3300 का स्टॉक है, और 1 साल लो की बात की जाए 2000 के आसपास था। अगर ऑल टाइम हाई की बात की जाए तो ये स्टॉक दोस्तों 3800 का है, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्राइस की बात की जाए आज के दिन हमें तेज़ी देखने को मिल रही है 5% के आसपास, तकरीबन 3000 रजिस्ट्रेशन खाया। मार्केट कैप की बात की जाए, एक लार्ज कैप कंपनी है, एसबीआई म्यूचुअल फंड सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है, लेकिन भाई ये भी कंपनी बहुत शानदार है और लॉन्ग टर्म बाउंस बैक जरूर करेगी एक बार जीडीपी पटरी में आए। डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो 1% के आसपास है। इंडस्ट्री पे से काफ़ी महंगा है, क्योंकि माल खरा सोना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हाँ, एसबीआई म्यूचुअल फंड आएगा तो ये खत्म नहीं होगी। मैं दोस्तों खुद आईपीओ में अप्लाई करूंगा, मुझे नहीं मिलेगा तो मैं उसको ओपन मार्केट से खरीद दूँगा, क्योंकि मुझे इनके बिजनेस मॉडल बहुत ज़्यादा भरोसा है। कंपनी के रिजर्व सरप्लस के बारे में डिस्कस करें तो जी हाँ दोस्तों, 4000 करोड़ के आसपास इनके रिजर्व सरप्लस देखने को मिल जाते हैं। कंपनी के जो आरओई है आपका एक शेयर आपके बिजनेस में कितना कमा के देता है, गाइस 31 के आसपास हैं, फैंटास्टिक होते हैं। आरओसी की बात की जाए 40 के आसपास हैं, जो विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड। गाइस अगर इधर पर देखें तो कंपनी के ऊपर 1 रुपये का ये मामूली सा कर्जा नहीं है। कंपनी के सारे फाइनेंशियल मैट्रिक बहुत ही अच्छे देखने को मिलते हैं, चाहे वो आरओई की बात की जाए, या फिर आरओसी की बात की जाए, या फिर डेट रेशियो की बात की जाए। करंट रेशियो की बात की तो 18 के आसपास है, विच इज़ ऑल्सो वेरी हाई। गाइस मैं आपको यही समझाना चाह रहा था, पिछले कुछ समय से एचडीएफसी एएमसी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि याद रखिएगा इनके जो मतलब रेवेन्यू है वो उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू मोर लेस देखिएगा, इसमें ग्रोथ थोड़े से कम है, सिचुएशन पे है। लेकिन याद रखिएगा 2020 और 2021 ये कैसा साल था आपको अच्छे से पता है। तो लोग कितना म्यूचुअल फंड स्कीम लेंगे, लोगों के पास जॉब नहीं है तो थोड़ी ना म्यूचुअल फंड स्कीम लेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप देखें तो कंपनी ग्रोथ ठीक ठाक जा रहा था। कंपनी के टॉप लाइन में ग्रोथ स्लो है, इस बात को मैं हम्बली एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन कंपनी के अगर आप देखें बॉटम लाइन में दोस्तों क्या गजब के प्रॉफिट है। मतलब इनकी ग्रोथ स्लो होने से भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बिकॉज मैं बताया कि बहुत ही लो कॉस्ट बिजनेस मॉडल है, जीरो डेट वाली कंपनी है, और इनके ज़रूर कुछ ना कुछ प्लान होंगे। और याद रखिएगा सेबी, जी हाँ दोस्तों, जिस दिन सेबी ने एक हल्का लॉ ले आया, एक हल्का कोई नियम ले आया म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ, बिकॉज अभी की बात की जाए तो म्यूचुअल फंड हाउस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि वो लार्ज कैप में ही पैसा लगाएं, मिड कैप में ही लगाएं। बहुत सारे स्लैब्स हैं जिसके अगेंस्ट में बहुत सारे म्यूचुअल फंड को 2019 से झटका लगा है, और आपके सामने प्रूफ भी है। लेकिन कभी भी दोस्तों जो नॉर्म्स में चेंज आते रहते हैं, कभी भी बस एक ब्रेकिंग न्यूज़ और कहानी खत्म दोस्तों। उसके बाद जो तेज़ी पकड़ेगी आपको आने वाले कल में ये स्टॉक बहुत ज़्यादा मुनाफा दे सकता है। मेरी टिप्पणी एकदम साफ है दोस्तों, लॉन्ग टर्म का सोचिए, शॉर्ट टर्म पैनिक मत करिए। जैसे बताया कि जो थ्रेट है, बहुत लोग बोल रहे हैं कि एसबीआई म्यूचुअल फंड आने से खत्म हो जाएगा। नहीं भाई, मैं खुद खरीदने वाला हूँ, बिकॉज मेरे पास ये भी है, निपॉन भी है, और ये भी रहेगा, है ना। इससे क्या होगा, एक लिस्टिंग हो जाएगी। हाँ, सबसे बड़ी कंपनी अभी एसबीआई बन के उमरी है, बिकॉज एक सरकारी है तो एक फेथ होता है कि इंसान का पैसा लेके भागेंगे नहीं। लेकिन एचडीएफसी बात की जाए दोस्तों तो देश की नंबर 1 ग्रुप है, इस बात को भूलिएगा मत। हाँ, रिलायंस भी है, लेकिन एचडीएफसी ग्रुप का ब्रांड का नाम अलग है। और दूसरा, जैसे मैंने खुद लोग निवेश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में नहीं रहेगा, क्योंकि मार्केट में गाइस इसको लेकर अच्छा खासा पेनिट्रेशन की उम्मीद जताई जा रही है।
लास्ट में टिप्पणी ही बोलना चाहूँगा, अगर आप लॉन्ग टर्म के लेना चाहते हैं तो जी हाँ दोस्तों, सीएमपी में करंट मार्केट प्राइस में ले सकते हैं। अब इधर पे थोड़ा महंगा हो गया, बीच में स्टॉक 2700 पे गया था। हो सकता है कि फिर अगर निफ्टी में गिरावट है फिर गिर जाएगा, है ना। लेकिन पैनिक मत करिएगा, पेशेंस टेस्ट कर रहा है लेकिन रिवॉर्ड ज़रूर करेगा, बिकॉज हम लोग एक दिन में पैसा कमाने के लिए नहीं आए हैं। बिजनेस मॉडल है, भरोसा रखिए दोस्तों। जैसे बताया कि बस 1-2 महीना 3 महीना ऐसा रह लिया जाएगा कि ये स्टॉक 2-2 गुना 3-3 गुना महंगा हो जाएगा। इतना इस स्टॉक में फेथ है लोगों का, और बड़े बड़े प्रोमोटर्स का भी इसमें अच्छा खासा इंटरेस्ट देखने को मिलता है। ऑल्दो मैं प्रोमोटर होल्डिंग दिखाई नहीं, क्योंकि आपके लिए होमवर्क है कि आप जाइए होमवर्क करिए, कमेंट बॉक्स में हो सके तो इनके प्रोमोटर होल्डिंग कितनी है, एफआईएस और डीआईएस की होल्डिंग कितनी है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो, कि भाई इसको पकड़ लो फॉर लॉन्ग टर्म, या फिर अपने ऐसे ही प्लान कर सकते हैं, या फिर आपको ये महंगा लगता है तो इसकी जगह नैम इंडिया, वो भी डेफिनेटली कंपनी है, सो कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन मैं ईगरली वेट कर रहा हूँ कि एसबीआई का म्यूचुअल फंड कब आएगा। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दूसरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट सही लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ तो का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना ना भूलिए। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।